Good morning students, this is BL Soni here, PGT English, GPS School Gudda Gorji. Welcome to all of you in this online class of English for class 10th, RBSC English Medium. Today we are going to learn about your book First Flight. Today's topic is poem. Your first poem is Dust of Snow. You know what is meaning of dust and snow? Do you know? आपको पता है आपकी पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट उसकी पहली जो पोम है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। मैं यहाँ पे एक वर्ड काम में ले रहा हूँ पोम। क्यों? क्योंकि POEM इसे अपन लोग सुनते हैं, पोइम बोला जाता है अमूमन भाषा में, इसलिए कि वो समझ में आ जाए। बट अगर इसकी वास्तविक रूप में प्रोनाउंसिएशन देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन होती है पॉम। ओके, तो डस्ट ऑफ स्नो इसका मतलब क्या है? वैसे डस्ट का मतलब क्या है? डस्ट का मतलब धूल, रेत के कण, इनसे नहीं लेते हैं। यहाँ पे डस्ट का मतलब होता है पौर, मतलब किसी चीज को गिराना, झाड़ना। ऑफ स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ। मैं कह सकता हूँ डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। समझ गए आप? लिसन, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के छोटे छोटे कण। समझ में आ रही है बात? ये जो पोम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। यू नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट एंड ही इज ए रोमांटिक पोइट। यहाँ पे एक वर्ड है रोमांटिक। रोमांटिक का मतलब ये नहीं है जो मूवी वगैरह में अपन लोग देखते हैं रोमांस वगैरह है, उससे इसका मतलब नहीं है। रोमांटिक का यहाँ पे मतलब है प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रसन्नता। तो रोमांटिक का मतलब है कि वो प्रकृति में प्रेम ढूंढने वाले कवि थे। तो मेरी बात समझ में आई होगी। डस्ट ऑफ स्नो जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है और यह एक रोमांटिक कवि के रूप में जाने गए। सबसे पहले चर्चा करते हैं डस्ट ऑफ स्नो क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि अपने डेली लाइफ में हम लोग मानते हैं, ये देखते हैं ये शुभ हो गया, ये ऑस्पेशस है, ये इनऑस्पेशस है, मतलब ये अपने लिए शुभ है, ये अपने लिए अशुभ है। ऐसी चीज़ें अपन लोग देखते हैं, अपन लोग सुनते भी हैं, करते भी हैं। तो इस कविता में कवि के द्वारा बताया गया कि जैसे बिल्ली आपका रास्ता काट देती है तो आप लोग बोलते हो नहीं अब कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। तो बिल्ली तो अपने बेचारी अपने काम जा रही है, बिल्ली तो अपने भोजन की तलाश में जा रही है। मान लो ये बिल्ली कहीं कुछ और करने के लिए जा रही होगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उस बिल्ली के रास्ता काटने पर आपने वो काम छोड़ दिया। वही बात इस कविता में बताई गई है। आई वॉन्ट टू टेल अबाउट टू स्टेंजाज ऑफ दिस पोम। लिसन केयरफुली। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट वॉन्ट्स टू से, पहले स्टेंजा में कवि कहना चाहते हैं कि एक कोआ है। अब यहाँ पे आप कहोगे कोआ, सर कोए का मतलब क्या है? कोआ से क्या लेना देना? कोआ को एक अशुभ प्रतीक माना जाता है, ये सिंबल है डार्कनेस का कह सकते हैं, या ये जो क्रो है ये क्रो सिंबल है, CROW, क्रो ये सिंबल है किसका? ये सिंबल है बेटा किसका? MOURNING, मॉर्निंग। इसका मतलब ये नहीं, मॉर्निंग से नहीं है, इसका मतलब होता है विलाप, रोना,
या फिर से सोरो, यानी ये दुख का प्रतीक है, सोरो का कह सकते हैं, या फिर आप लोग इसको मॉर्निंग का भी सिंबल कह सकते हैं। कहने का मतलब है दुख का प्रतीक है, अशुभ का प्रतीक है। तो एक कौवा है, वो उड़ता उड़ता, कल्पना की गई है उड़ता उड़ता आया होगा, या फिर एक जो हेमलोक पेड़ है। अब हेमलोक पेड़ का मतलब क्या होता है, इसको पॉइजनस ट्री माना जाता है, एक विषैला पेड़ माना जाता है। आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में आप लोग देखते हो कि कुछ पेड़ बर्फ से आच्छादित रहते हैं, आपके देखने में भी आया होगा। क्रिसमस के जैसे जो पेड़ हैं वह बर्फ से आच्छादित रहते हैं। तो उस क्रिसमस के पेड़ के जैसा ही एक पेड़ है जिसे हेमलोक पेड़ के नाम से जाना गया, एक विषैला पेड़ उसे कहा गया है। अब हेमलोक जो ट्री है ये भी सिंबल ऑफ सोरो, ये भी दुख का ही प्रतीक है। यानी इसमें क्रो और जो हेमलोक ये दोनों ही सिंबल है, किसके, सोरो के सिंबल है, दुख के प्रतीक हैं। तो इस कविता में कवि ने कहा कि एक कौवा उड़ता हुआ या उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी, और कवि उसके नीचे खड़ा होगा, और जैसे ही वो कौवा या तो उड़ के आता है या उसके ऊपर बैठा रहता है। कल्पना की गई है, इसमें बताया नहीं गया है कि उसका मुंह क्या है, उसके मोशंस के बारे में नहीं बताया गया है। तो वो कौवा वहाँ पे बैठा रहता है और वहाँ से क्या करता है, बर्फ़ के जो कण है वो नीचे गिराता है। कभी उदास खड़ा उसके नीचे, परेशान सा खड़ा है। कहने का मतलब है कि कभी दुखी था, कभी अप्रसन्न था, शायद वह अपने जीवन में किसी भी बात को लेके पीड़ाग्रस्त होगा। अकॉर्डिंग द पोइट He was thinking about his life, हो सकता है वो अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। तो वो सोचते हुए वहाँ पे एकदम उदास मुद्रा में खड़ा हुआ था। जैसे ही बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे, कवि का मूड है वो चेंज हो गया। तो पहले स्टेंजा में बताया कि बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं, और दूसरे स्टेंजा में बताया कि कवि का मूड है वो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे ही बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे, वो बर्फ के कण हैं, वो कवि के जीवन में हैप्पीनेस का संचार करते हैं, प्रसन्नता का संचार करते हैं। बर्फ के कणों से कवि प्रसन्न होता है। तो किस प्रकार से यानी कवि है वो सोरो से हैप्पीनेस की ओर जाता है, दुख से प्रसन्नता की ओर जाता है, उसका इस कविता में समावेश किया गया है। तो आपको ये मैंने जो अभी इसके हिंदी में बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नाउ वी विल लर्न द कंप्लीट पोइम। द वे जिसका मतलब होता है जिस तरीके से, द वे यानी जिस तरीके से, द वे यानी जिस तरीके से, ए यानी एक, क्रो यानी कौवा, जिस तरीके से एक कोए ने शुक, शुक का मतलब SHAKE, शेक का मतलब होता है हिलाना। क्या होता है, हिलाना। पास्ट फॉर्म क्या है, सुक यानी हिलाया, या यूँ कह दे कि नीचे, आप ये मान के चलो कि उसको गिराना, कुछ भी बोल सकते हो। शुक डाउन यानी हिला के नीचे की ओर गिराया। ऑन यानी के ऊपर। ये किसके लिए है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए है, कि जैसे ही उस कोए ने वो बर्फ के कण हैं वो नीचे गिराए, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब जो यहाँ पे ले सकते हैं उड़ेलना, गिराना, पोर, यानी क्या कहा कवि ने, द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कोए ने शुक डाउन हिला के नीचे गिराना, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, इसका मतलब क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी इसका मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण, कि जैसे ही उसने बर्फ के छोटे छोटे कणों को मेरे ऊपर गिराया। फ्रॉम यानी से, ए यानी ए, यहाँ पे ए पॉइजनस ट्री विद
white flowers. जैसे उसने हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर, यानी एक विशेला, ए पॉइजनस ट्री विद वाइट फ्लावर्स, यानी एक विशेला पेड़ होता है जिसके सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं। हेमलॉक ट्री से जैसे उसने मेरे ऊपर, यानी वो बर्फ़ के कण हैं मेरे ऊपर गिराए, जिस तरीके से कोई ने बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिराए, पहले स्टेंजा में कहा है, तो वो क्या होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें इंजाममेंट है, इंजाममेंट पूरी तरीके से दी हुई है। इंजाममेंट क्या होता है, पोइटिक डिवाइस, अभी बात करेंगे। इस पूरे के पूरे इस पोइम में पूरी तरीके से इंजाममेंट डाली गई है, अभी चर्चा करेंगे इंजाममेंट क्या होता है। इट इज़ अ पोइटिक डिवाइस बेटा, लिसन। यानी जैसे उसने बर्फ के कण हैं हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराए, उस विशेले पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए, क्या होता है, हैज गिवन यानी दिया, माई यानी मेरा, हार्ट यानी हृदय, ए यानी एक, चेंज, चेंज यानी बदलाव, परिवर्तन, ऑफ मूड, मूड का मतलब होता है मनोदशा, मनोभाव। यानी जैसे उस बर्फ के कण कोई ने मेरे ऊपर गिराए, मेरा मूड है वो बदल गया, चेंज हो गया। समझना इस बात को, मूड बदलने का मतलब है कवि कहीं कुछ सोच रहा था, या यूं कहे वह दुखी था, या यूं कहे वह पीड़ाग्रस्त था, परेशान था। जैसे बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे, उसका मूड बदल जाता है, उसका हृदय में कुछ नई भावना का संसार हो जाता है। एंड यानी और, सम पार्ट ऑफ ए डे, देखो आई हैड रूड, यहाँ पे मतलब क्या है इसका, रूड का मतलब होता है सेड, या यूं कहे रिग्रेटेड। यानी कवि था वह कुछ दिनों से दुखी था, यानी कुछ दिनों से कवि दुखी था। कवि बोल रहा है कि मैं कुछ दिनों से दुखी था, मैं परेशान था, मैं पीड़ाग्रस्त था। तो जैसे ही उस कोये ने वो बर्फ के कण उस हेमलॉक पेड़ से मेरे ऊपर गिराए और मेरा मूड परिवर्तित हो गया, मैं पूरी बातों को, पिछली परेशानियों को भूल गया और मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार होने लग गया। कहने का मतलब क्या है, अपन लोग देखते हैं जीवन में कोई भी बात आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अपन लोग उस प्रॉब्लम की वजह से क्या करने लग जाते हैं, अपने जीवन को बदलने की सोचने लग जाते हैं, उस पीड़ा से घबरा जाते हैं। यही बात इसमें बताई गई कि पीड़ा से घबराना नहीं चाहिए, उसका अपने को कंप्लीट रूप से सामना करना चाहिए। आपके अच्छे से पोएम समझ में आई होगी, एक बार फिर से देख लो कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से कोवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक पेड़ से बर्फ के छोटे छोटे कण गिराए, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। मैं कुछ दिनों से परेशान था, उस परेशानी की वजह से मैं दुखी था और बर्फ के कण गिरते ही मेरा मूड बदल गया, परिवर्तित हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब है कि उस बर्फ के कण ने उस कवि के हार्ट में एक नई ऊर्जा का संचार किया। समझे मेरी बात? अब इस कविता में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, उनकी अपन लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। न्यू वर्ड्स क्या है? देखो न्यू वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं। तो न्यू वर्ड्स क्या है? पहला एक न्यू वर्ड्स इसमें यहाँ पे अपन लोग चर्चा करें तो एक है सुख, SHOOK। बेटा ये शेक है, उसकी पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब हिलाना। दूसरा यहाँ पे एक और न्यू वर्ड है हेमलॉक ट्री, हेमलॉक। एक और वर्ड है हेमलॉक ट्री जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, ए पॉइजनस ट्री विद वाइट फ्लावर, यानी ये भी क्या है, एक विषैला या जहरीला पेड़ होता है। फिर एक और आया है इसमें रूड, RUED, जिसका मतलब मैंने आपको बताया है सेड, दुखी। ठीक है, अब देखो इसमें सिंबल काम में लिया गए हैं। सिंबल दो काम में लिए गए हैं बेसिकली। एक तो क्राउ, जिसका मतलब मैंने अभी आपको बताया ये किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ मॉर्निंग एंड सोरो। और दूसरा हेमलॉक भी किसका सिंबल है, मॉर्निंग एंड
शोरों का। अच्छे समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे दो सिंबल लिए। तीसरा सिंबल एक और इस कवि ने छोटा सा यहाँ पे ले लिया कि देखो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। यहाँ पे यानी यहाँ पे कवि क्या चीज़ डालना चाहता है? यहाँ पे कवि ने डाली है हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि इस जो पहले स्टेंजा में कवि क्या था? पहले स्टेंजा में कवि सैड है, दुखी है। जैसे बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं, कवि के ऊपर जैसे बर्फ के कण गिरते हैं, मान लो ये कोई XYZ आदमी खड़ा है और ये पेड़ के नीचे एकदम दुखी खड़ा है और इसके ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं, ये हंसने लग जाता है, प्रसन्न होने लग जाता है। वही सिचुएशन कवि के साथ यहाँ पे घटित हुई है। तो इसमें न्यू वर्ड मैंने बताए, दो सिंबल आप लोगों को मैंने बताया, जो क्राउ और हेमलॉक ट्री है वो सिंबल ऑफ मॉर्निंग एंड शोरो, यानी ये कह दे कि अशुभ के संकेत हैं, या ये कहे दुख के संकेत हैं, दुख के सिंबल हैं, ये बैड ओमेन है, अशुभ संकेत है। अच्छे समझ में आई? अब बात करते हैं इसकी थीम की। थीम क्या है? तो पहली बात क्या कही है कवि ने? हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन द डार्केस्ट टाइम्स। हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता को कैन बी फाउंड ढूंढा जा सकता है, मिल सकती है इन द डार्केस्ट टाइम, यानी दुख के समय में भी अपन लोग प्रसन्न रह सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आप लोग कई बार सोचते हो आपके जीवन में बहुत बार परेशानी आ जाती है, बिकॉज आप लोग बहुत बार किसी भी पीड़ाग्रस्त समय में समस्या को फेस कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आप दुखी हो जाते हो और आप देखते हो क्या करूं क्या नहीं करूं। सबसे अच्छा उपाय है उस समय में भी प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि पीड़ा क्षणिक होती है, थोड़े समय की होती है, अपने आप पीड़ा मिट जाती है धीरे धीरे। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कवि ने कहा है कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन द डार्केस्ट टाइम, दुखी समय में भी अपने को प्रसन्न रहना चाहिए। दूसरा कहा इन ऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। कई बार क्या होता है, जिनको अशुभ मानते हैं वो बातें या वो वस्तुएं भी अपने लिए आनंद और प्रसन्नता लेकर के आती है। कैसे? जैसे आप लोग मानते हो कि कौवा है, कौवा क्या करता है, उसकी जो सिट है या कोए की जो बीट है वो जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर गिर जाती है तो वो देखता है वो अशुभ संकेत हो गया, अब काम शुरू नहीं करना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट देती है, आप रुक जाते हो, वो कहते हो नहीं 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 अपने को यहाँ अब काम नहीं करना चाहिए, अब छोड़ दो। तो कवि ने यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई है कि जैसे क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों ही दुख के प्रतीक हैं, लेकिन कवि एक क्रो के माध्यम से काम किया गया। क्रो ने क्या काम किया? हेमलॉक पेड़ की जो बर्फ है उसको गिराया। दोनों ही दुख के प्रतीक हैं और किस पे पड़े? कवि के ऊपर आकर के वो बर्फ के कण गिरते हैं और कवि खुद दुखी था और इस दुख के कहने का मैं यहाँ दुख काम में ले रहा हूँ, दुख इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सिंबल है किसके? सोरो के। और ये जो क्रो और हेमलॉक ट्री हैं इनसे, यानी क्रो ने हेमलॉक पेड़ से बर्फ के कण कवि पे गिरे, कवि खुद क्या था? दुखी था और बर्फ के कण गिरते ही कवि क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। तो क्या कहा गया कि कभी कभी अशुभ लगने वाली वस्तुएं भी अपने लिए कुछ अच्छी बात या अच्छा समाचार ला सकती है। आगे वन मस्ट एक्सेप्ट द वे विच नेचर चूजेज टू ब्लेस अस। बड़ा प्रकृति हमें जो चीज़ जिस तरीके से देती है हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। दुख की घड़ी में दुखी नहीं होना चाहिए, सुख की घड़ी में ज़्यादा सुख का अनुभव भी नहीं करना चाहिए। ये तो बात थी इस कविता में, इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन थी। इधर अपन लोगों ने थीम की बात की। अब इस कविता में हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की। पोएटिक डिवाइस में क्या आया हुआ है, यानी पोएटिक डिवाइस की हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस कविता में पोएटिक डिवाइस में आया है एंजापमेंट। एंजापमेंट का मतलब क्या होता है? एंजापमेंट का मतलब होता है कि कोई भी स्टेंजा या कोई भी लाइन है वो पहली लाइन शुरू होकर के और उसमें ये मान के चलो 3, 4, 5 लाइन तक कहीं फुल स्टॉप नहीं आता है, वहाँ पर एंजापमेंट होता है। अब इस लाइन में यहाँ से देखो दावे से लेकर के और रूड इनके बीच में कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं आया है, इसलिए इसमें क्या डाला हुआ है? एंजापमेंट डाला हुआ है। समझ में आ रही है? फिर है इसमें एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी शब्द का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो दूसरे शब्द के पहले अल्फ़ाबेट से मैच होता है, उससे मिलता है, वहाँ पे वो एलिट्रेशन होता है। जैसे हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, देखो इससे पहले वर्ड का यानी इस वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट और उसी लाइन के दूसरे वर्ड का, दूसरे का मतलब अगले वाले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट समान है। एच इसका है, एच इसका है, बस थोड़ा सा यानी कुछ बीच के जो लेटर्स है उन्हीं का तो अंतर है ना। तो कहने का मतलब है इसका पहला अल्फ़ाबेट और इसका पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या है? समान है, इसलिए इसमें एलिट्रेशन डाला हुआ है। फिर है उसमें कॉन्सोनेंस, फिर इसमें क्या डाला हुआ है? कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है इसमें कि जैसे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंस है वो कॉन्सोनेंट से बना हुआ है, तो इसमें क्या डाला हुआ है? यानी यहाँ पे आपको ये मान के चलो कि पूरी की पूरी कॉन्सोनेंट यानी आपको रिपीटेशन मिलेगी कॉन्सोनेंट की। कैसे? जैसे मान लो डे, आई, हैड, रूड, डी डी डी, इसमें डी, इसमें डी, इसमें डी, तो इसमें क्या आ रही है? क्या है? कॉन्सोनेंट ही तो है। तो कॉन्सोनेंट की जहाँ पे रिपीटेशन मिलती है वहां पे होता है कॉन्सोनेंस। समझ में आई? आशा करता हूं आपकी ये पोएम अच्छे समझ में आई होगी।